अदानी ग्रुप ने उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे। अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में जा रहा है, अदानी ग्रुप जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को अब कितना भी गंदी सिचुएशन में डाल दो या फिर कहे कि बेरोजगारी, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, इकोनॉमिकल सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन वहाँ का जो 2 नंबर का धंधा है ना, वो वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होगी, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर का धंधा बढ़ेगा। अब कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि गुजरात में जो अदानी वाला पोर्ट है, उसमें मतलब करोड़ों की ड्रग्स मिली थी। अब वो जो कार्गो आ रहा था, वो ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान वहाँ से आ रहा था। मतलब अफगानिस्तान का कोई समुद्री कोई वहाँ पर पोर्ट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का सामान पहले ईरान गया और ईरान से फिर वो चढ़ा कार्गो में और फिर वहाँ से आ रहा था और वो वाया पाकिस्तान होकर आया। तो यहाँ पर उसके बाद भाई अदानी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि भाई ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी सामान आता है तो हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। अगर रिसीव नहीं करेंगे तो फिर इंडिया के अंदर ड्रग्स आने की कोई बात है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के इस टाइप के जो बिजनेसमैन है, अगर वो चाहे ना, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को, जो बचा कुचा पाकिस्तान है, उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने ये बात की थी कि इंडिया का जो अदानी ग्रुप है उसने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट पे ले लिया है और वो डेवलप करेंगे, उनकी डील हो गई है श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उन्होंने 51% जो शेयर्स थे वो लिए थे। और ये एक जाहिर बात है बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे ये पोर्ट है श्रीलंका का। और अगर आप ये समझें कि इंडिया का एक इन्फ्लुएंस है जो कि मजीद श्रीलंका पे है। आज मैं इंडिया श्रीलंका पे बात करूंगा और जिसपे इंडियन आर्मी चीफ भी आज श्रीलंका गए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है व्यूअर्स के अदानी ग्रुप ने जो कि अदानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा एक पोर्ट ऑपरेटर है और जो इंडिया के एक बड़े ग्रुप में शुमार होता है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे फ्रॉम नवंबर 15। अच्छा, अब ये जो चीज है, ये किस तरह, क्या एक ग्रुप इस तरह कर सकता है? क्या उसको स्टेट, जारी बात है उसके पास अगर राइट्स हैं तो वो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पोर्ट ली हुई है, गवर्नमेंट से अथॉरिटीज हैं, उनके पास है। अब हुआ यूं है कि पिछले कुछ वीक पहले अगर आपको याद हो तो एक बड़े पैमाने पे कुछ 3 टन हेरोइन जो थी अफगानिस्तान से इंडिया गई वाया ईरान, जो कि एस्टिमेटेड कहा जाता है 2.65 बिलियन डॉलर्स की थी। और ये जो वेस्टर्न गुजरात के मंद्रा पोर्ट पे आई, जो कि इसको अदानी पोर्ट ही चलाते थे। अब डेवलपमेंट ये है व्यूअर्स, उन्होंने कहा है जी कि ये अदानी पोर्ट्स ने कहा है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे और हमारे पास ये राइट्स हैं और हम ये कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो शिपिंग गई थी, ये बेसिकली बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान की है वहां से गई गुजरात मंद्रा पोर्ट पे। और अच्छा, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि वो भी आने बंद कर देंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा, इसका जरा कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले श्रीलंका के ऊपर भी 51% जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, उसको उसके राइट्स लिए हैं। दो चीजें हो गई। अब आप देख सकते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये ऐसे मुमकिन है कि इंडियन जो है अदानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को या हमें ये कहे कि भाई अब आप जो है वो अपनी कंटेनर्स हैं या जो आपकी वो ट्रेड है
वो अब वहां भी नहीं जा सकती, श्रीलंका में भी नहीं जा सकती। सो ये एक बेसिकली एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। और अगर मैं इसको ये कहूं कि इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अमूमन लोग शायद ये समझते हैं कि बुरे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं। और माजी में कुछ चीजें थी, लेकिन लग ये रहा है कि अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में जा रहा है, अदानी ग्रुप जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर पाकिस्तान इससे इन्फ्लुएंस होता है तो किस तरह होता है। और हमें इसमें ये देखना ये है कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस कि मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली किस तरह इंगेज हैं। और आज क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ कोलंबो में है, गए हैं कल, यानी कि अब आप इसको भी देख सकते हैं कि अपना वो डेलीगेशन लेके गए हैं। और अगर आपको याद हो कि जो मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसको भी देखेंगे और बायलैटरल्स पे भी बात करेंगे। और ये एक 5 दिन का आप समझें कि जो ट्रिप है, ये बहुत लंबा ट्रिप है जिसमें वो वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस कर रहे हैं। साहब, हमने बहुत अरसा अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा, हमने वहां पे अपना इन्फ्लुएंस यूज भी किया, हमने वहां लॉन्च भी किया। अब आप समझते हैं कि हमारे इदारों और हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर्स, इनकी सोच में तब्दीली आ चुकी है। अफगानिस्तान को हम आज नए अफगानिस्तान को और नए तालिबान को किस तरह डील करेंगे आपके ख्याल में? वो होता यही है कि जब कभी हमारे ऊपर भारत का हमला आया तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे वो उठा के ईरान में भेज दिए, ईरान में रख दिए। ये डेप्थ, पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। लिहाजा आप उसकी रीच से निकालने के लिए कोई दोस्त मुल्क पीछे हो तो आप उसमें रख देते हैं। कल अफगानिस्तान अगर उसके ऊपर हमला हुआ जब सोवियत यूनियन से, तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान थे कि तालिबान ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है खवातीन के मामले में और चीजों के मामले में। देखना यह है कि तालिबान की हायरार्की ये फैसले कर रही है, क्या तालिबान की लो रैंक्स में सबको अंडरस्टैंडिंग यही है? क्योंकि ये प्रिमिटिव लोग थे और जो इनकी सोच थी उस जमाने की, वो सोच क्या नीचे तक बदली हुई है? अगर इनके अपने रैंक्स में इस चीज के ऊपर किसी स्टेज पे इख्तलाफात आ जाते हैं तो अफगानिस्तान में फिर हालात खराब होंगे, बड़ी मुश्किल पेश आए। राइट। लिहाजा ये वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि जो आज तब्दीली लाई जा रही है वो बाकी परमानेंट देना, उसामा एपिसोड, 20 साल बाद अमरीकी पसपाई, तालिबान फतह, हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं। हमने बहुत गलत फैसले किए हैं, हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब से डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। आधी कौम धमाकों, नाकों और फाकों में नफसियाती मरीज हुई। तो हम कुर्बानियां देकर डू मोर पर नाच नाच कर अमेरिका की नजर भी मशकूक थे, और उस अमेरिका की नजर में जिसका बाइडेन कह रहा था कि नो वे, पाकिस्तानी तालिबान कोई दुनिया फतह करने में, कोई पाकिस्तान फतह करने में, कोई अफगानिस्तान फतह करने में, सफात ऑपरेशन, कबाली ऑपरेशन, और आज भी फौज हमारी सरहदों पर खड़ी है। तो अल्लाह करे ये जो बिल्कुल ठीक है, कम अज कम ये इस बॉर्डर पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रहे और वहां का कोई आउटफॉल यहाँ ना हो। बिल्कुल हमारे पॉलिसी साज और काबल वाले बेहतर परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। भारत पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मकरू मंसूबा बना रहा है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करने के दर पे है। खित्ते में जागीरदारी कायम करने के लिए भारत किसी भी इंतहा तक जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर दिफाई तदीयकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको महफूज जगहों पर रखा हुआ है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो करना चाहते थे। ये ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाने में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि वो उनके जो ख्वाब थे कि पाकिस्तान को सबक चखाएंगे, हर चौथे दिन वो जो LOC है उस पर जारहियत का मुजाहरा तो करते हैं, मुतमईन कर सकें कि जी वो एक बहुत बड़ी ताकत है और यूं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो हर वक्त अपनी एक मंसूबाबंदी करते रहते हैं। आपसे एक सवाल करेंगी कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबरें देखिए।
कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस हाल पे पहुंच जाएगा और आप बैंकरप्सी में जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड किया जाएगा कि अगर मुल्क को चलाना है तो एटमी रोल बैक किया जाए। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। जिस दिन जो तकरीबन इस वक्त घेर चुके हैं मईशत के जरिए, इदारे के जरिए इस एटम बम को, अल्लाह न करे, जिस दिन ये एटम बम को रोल बैक करेंगे और हमारे यही हुक्मरान हमसे कहेंगे कि जनाब मुल्क चलाना है, पैसा लेना है, बैंकरप्सी से निकलना है, तो एटम बम को हम रोल बैक करते हैं, उस दिन ग्रेटर इसराइल अपने आखिरी हतमी मोहर पर स्टैंप लगा देगा। मैं जिस तरह मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं। भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं। मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। अमेरिका तो कामयाब हो गया, चंद टकों की खातर हमने मुल्क की सलामती और अमेरिका ना मंजूर सारा कुछ बेच दिया, आपका मतलब है। बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के निजाम में बहुत ज्यादा है, देखिए हिंदुस्तान में अमेरिका की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहां पे हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रांस के राजदूत के बाद चाइनीज राजदूत पर भी हमला हुआ और एक धमाका हुआ है। और जब कभी भी देखो तो पाकिस्तान में यही चीज़ होती है कि धमाका कोई भी कर दे, नाम आ जाता है रॉ का, इंडिया का, मोदी का, भारत का। और अजीत डोभाल तो खास करके आते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल जो है भारत के NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब उनका कई सारे स्टेटमेंट भी है, तो उनको टारगेट करना एकदम आसान हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के टारगेट करने से कुछ होता नहीं है वैसे। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटी मोटी मात्रा में लेकिन एक एंटी चाइना जो एक फिलोसॉफी है, और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल चाइना हमें हड़प कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाइना को यहाँ पर खदेड़ना चाहिए। उसके अलावा बलूचिस्तान के लोग तो चाइना से बिल्कुल ही हेट करते हैं कि भाई चाइना हमारे आसपास होना ही नहीं चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है और दबम धमाके होते हैं, तब ये काउंटर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि TTP ने किया है या फिर बलोच लोगों ने किया है या फिर उनका जो ग्रुप है BLA बलोच लिबरेशन आर्मी उसने किया है, किसने किया है, किया किसने भी हो, लेकिन इनिशियली सीधा नाम आ जाता है रॉ का। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन DC में डायलॉग हुआ है, और आप कहां हैं। वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं, और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया, और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं।
वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। अमेरिका तो कामयाब हो गया, चंद टकों की खातर हमने मुल्क की सलामती और अमेरिका नामंजूर सारा कुछ बेच दिया, आपका मतलब है? जी भट्टी साहब, बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के निजाम में बहुत ज्यादा है। देखिए, हिंदुस्तान में अमेरिका की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहां पे हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर सकती। ने कहा था कि जी ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल मालिक साहब कह रहे थे कि ये रेड गो नॉन गो एरिया है। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए, फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मालिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन जी मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इसको हमने बहुत हाई प्रोफाइल एक साजिश भी बना दिया है। मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने लगा। हमारे यहाँ झगड़े किस बात पे हुए थे इमरान खान साहब के या फौज के? डिफरेंसेस कहाँ से हुए थे? डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करना और क्रिएट करने में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के दरमियान में आपको लगेगा कि ऑप्टिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएंगे चंद दिनों में, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक लगेगा कि भाई ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा, जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है। उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 की बजाय 371 दे देंगे। तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच, ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। इस पे मैं एहतजाज करना मेरा एक फंडामेंटल, मेरे डीएनए का हक है कि मैं जरूर ये चीखूं उसके ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं और पड़ोस कहां जा रहे हैं। ये जरूर मेरा हक बनता है। और उसके बाद देखें कि मेरा मकसद किस तरीके से मीटिंग्स, जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रोन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है। यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है। मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। मैं जिस तरह, मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं एज अ पाकिस्तानी। तो मैं अब इसमें आपने जो बातें की है मैं वो बिल्कुल मैं उनसे सेकंड करूंगा चीमा साहब, लेकिन इस एम्बैरसिंग। मेरा मकसद है कि एक क्राइसिस नहीं है, एक क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस। लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है चीमा साहब, जो दुख के साथ कहूंगा, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना चाहिए। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे, कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ए लेवल पे, ओ लेवल पे, इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके, कोई, मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर, वो डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन और बताने का मकसद ये है, खान साहब के 3 बच्चे हैं, तीनों लंदन में बैठे हैं, और जो जिनका आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उनको इतनी नफरत है अगर अमेरिका के साथ, तो ऐलान क्यों नहीं करते कि मेरे बच्चे वापस आ जाए और मैं ग्रीन कार्ड अपना वापस दे देता हूं। एक मिनट लगता है कि फौरन वापस भेज दें अमेरिकन एम्बेसी में अपना ग्रीन कार्ड, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे वो? सबका मुस्तकबिल बाहर में। जो बंदे डिपोर्ट होकर सऊदी अरेबिया से आएंगे 5-5 साल जेल काट के, उनको पता होगा पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया या नून लीग क्या कर रही उनके लिए। लेकिन मैं एक देखे ना, और आप लेटर्स की बात, शीरी मजारी साहबा को देखे, यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख दिया उन्होंने कि खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। और यार अपना कद काट तो पड़ो, देख लो यार तुसी। यूनाइटेड नेशन कहते नहीं खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे,
आपकी कश्मीर के बारे में तो बात सुनी नहीं आज तक यूनाइटेड नेशंस ने। आप खान साहब की मेरे में चिट्ठी लिख के अपना मजाक उड़ा रहे हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सर फिर फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों। अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और, हर क्षेत्र में हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो बेचे, जो खरीदना चाहते हो खरीदें। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सब के साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर। तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है, डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना, सर ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन तो, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई, मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है मतलब सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे?
ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें सर फिर फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुसलसल पूछ रहा हूँ, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा। यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है। और दो कौमी नजरिया जो है हमारा पाकिस्तान ये चीजें बनाने के लिए नहीं बनाया था। नमस्कार दोस्तों। अब कुछ समय पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनाने की बात हुई थी। अगर आपको इस्लामाबाद के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई पहले सिटी नहीं था, उसको एक सिटी बनाया गया। और इस्लामाबाद में अभी जो पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन पहले पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद नहीं था, शायद कराची था। ठीक है, तो उसको फिर उसके बाद ये सिटी जब डेवलप किया गया तो आपको इस्लामाबाद ज़्यादा डेवलप लगेगा क्योंकि उसकी टाउन प्लानिंग की गई थी और एक अलग ब्लैंक जगह पर वहाँ पर एक सिटी बनाया गया। अब ज़रा सोचिए कि वहाँ एक ऑलरेडी कोई गिच सिटी है तो वहाँ पर आपको चेंजेस करना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ जहाँ कोई सिटी है ही नहीं वहाँ पर डेवलपमेंट करना बहुत ही डिज़ाइन वाला डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसके बाद ये सिटी बनाया गया। अब यहाँ पर बात ये हुई कि भाई यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ये जो कट्टर लोग हैं, जो मौलाना और मौलवी और ये सब कुछ आ गए और जो थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ना मंदिर के बारे में उसको रुकवा दिया गया। और इसके यहाँ पर तो डिस्कशन ये हो रहा है कि इस कैपिटल का नाम ही इस्लामाबाद में और यहाँ पर आप बुत परस्ती करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर अगर लाखों मस्जिदें हैं लेकिन वहाँ पर 2-4 मंदिर भी उनसे नहीं सहे जाते। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जो इस्लाम की बुनियाद है ना, तो जितने भी अंबिया इकराम आए वो दीन फितरत के मालिक, और इस्लाम जो है फितरी दीन है। तो हमारे दीन में बुत फरोश, बुत तराश और बुत पूज, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई। तो पहला तो हमारा सवाल ये है कि जिस ये हुकूमत ने ऐलान
किया है कि हम ये मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसको बनाने जा रहे हैं, पहले वो अपने नारे की तरफ देख लें जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और उनका नारा था सबसे पहले कि हम मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं। तो क्या मदीने की रियासत में आज तक कोई मंदिर दिखा सकते हैं? कोई तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरत माइदा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकी के कामों में तावन करो, बुराई के काम में आपने तावन नहीं करना। जहाँ तक मसला ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो जितने भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी और गैर मुस्लिम जितने इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक हम उसकी इबादत की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी रियासत उनको हकूक़ देती है कि उनकी जो इबादत है, जहाँ माबद खाने हैं, उनको वो मरम्मत भी करते हैं। वहाँ तक तो इस्लाम इजाज़त देता है कि गिरजों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की आप हिफाजत करें कि उसको कोई नुकसान न पहुँचाए, बशर्त के वहाँ के बासी जो अक़लीती हैं वो पाकिस्तान के आइन को चैलेंज ना करें, पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया है। तो ये नारा ये था कि पाकिस्तान जो है इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो आप आइन पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क जो मर्ज़ वजूद पे आया, इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है। तो फिर यहाँ उसका शरीक कैसे हम खड़ा कर सकते हैं? और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और दो कौमी नज़रिया जो है, हमारा पाकिस्तान ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं बनाया था। यहाँ तो एक अल्लाह की पूजा के लिए मुल्क खड़ा किया गया था। हिंदूइज़्म अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग है, ये दो कौमें हैं। तो दो कौमी नज़रिया ही पढ़ ले तो वो भी बात वाज़े कर देगा कि बुत परस्ती किसी तरीके पे भी हमें मंजूर नहीं है। जो उनके पहले माबद खाने इधर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, वो उसमें अपनी इबादत करें। तो इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन की मरदमशुमारी के मुताबिक भी जो उन्होंने अदाद शुमार दिए वो भी देख लें कि कितने को हिंदू वहाँ आबाद हैं। और जो कैपिटल पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए गया जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ फैसल मस्जिद की मीनारों से अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंजते हैं और वहाँ ये लोगों को और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फजूल में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक मुतनाज़ चीज पे हाथ डाल रही है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हालांकि वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ऐड कर लें कि पहले इन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर हो गया था वो तो हमने हाईलाइट कर दिया, जो कादियानियों को एक मेंबर को डाल दिया था बीच में अक़लीती कमेटी में। तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है या दानिस्ता कर रहे हैं या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखिए जी, जिसने इन पे खर्च किया है इन्होंने फ़ायदा तो देना है उनको, मगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों में है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये हमारे देखें, आपने जो PIA पे जो मसला बना है खुद देख लें कि इन्होंने खुद सुल्तानी गवाह बनकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जगनसाई कराई। हालांकि वो अंदर बैठ के भी मसला हल हो सकता था, उसकी इंक्वायरी हो सकती थी संसों की। इसी तरह ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने एक तराना भी भेज दिया है। सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो हम इसकी कतन जो है महत्व भी नहीं करेंगे और बल्कि हम इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के दौर में इसकी मंजूरी दी गई थी। एक बात ये, दूसरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कह चुका है गालिबन 2017 में कि इस तरह के काम, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये काम किए जाए कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए इबादतगाहों की तामीर और उनकी हिफाजत। और एक और बात बड़ी अहम ये कि जो जिस तरह गुरुद्वारा बना है, जी मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि करतारपुर है, जिस तरह इस तरह दीगर जगह हैं जो जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं, तो उससे भी कमाई होती है ममालिक को, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इससे। जब ये सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की तामीर के लिए? देखें, कुरान मजीद में ये कहा गया है तावनु, नेकी के कामों में आपने तावन करना है। तो जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो जो उसके साथ शरीक खड़ा करेगा तो आप क्या उसका तावन कबूल कर लेंगे?
क्या एक तौहीद के नाम पे जो ममलकत बनी है जिसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसके होते हुए आप उसमें वो पैसा देखें भी आएगा कि जो गैरुल्लाह के नाम पे बुत परस्ती तो सीधा सीधा शिरक है, तो उससे आप जितना भी मुआवजा इनको मिलेगा टूरिज्म के तौर पे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? तो अब तो मैं ये भी कहने लगा हूं कि आपने बोल दिया, मैं लफ्ज इसकी वजाहत कर दूं कि अगर नून लीग ने मंदिर की इजाजत दी थी तो खान साहब का तो नारा ये है कि मैं इन सब की पुलिसियां खत्म करके मदीने की रियासत बनाऊंगा, तो ये उनके नाम पे थोप दें कि मैंने उनका ये मंसूबा खत्म कर दिया है। और ये जो वाम में इंतशार फैल रहा है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, खुदा के लिए एक जुमला इधर भी बोल दें। जैसे ये कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के लिए खात्मे नहीं था, तो खुदा के लिए एक जुमला इसके लिए भी बोल दें कि नून लीग हक में थी, मैं हक में नहीं हूं। अब क्यों लोगों में कंफ्यूजन पाया जा रहा है? इसकी वजह है कि ये भी चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने को बड़ों को खुश करते थे, अब इसके मतलब है कि ये भी अपने बड़ों को खुश करने के लिए ये मंदिर यहां तमीर करना चाहते हैं। लेकिन साहब जो सबसे अहम चीज है वो उस दिन इमरान खान साहब ने जो नेशनल असेंबली में तकरीर की, मैं तो उसको उसी बराए में लूंगा। उन्होंने पिछली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे ये इल्जाम लगाया कि ये अपने आप को मॉडरेट साबित करने, बाहर जाके अपने आप को लिबरल कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम, और लिबरलिज्म का इन्होंने प्रचार करते रहे हैं ताकि गैर मुल्की अकाओं को खुश कर सके। जी आप हमें दें वरना अब खुद इमरान साहब अपने आप को ये कहते हैं कि रियासत मदीना का मॉडल है ये, हम रियासत मदीना के फॉलोअर्स दुरुस्त है। मेरा मतलब ये है कि आप पिछली गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन पे लिबरलिज्म का लेबल भी लगा रहे हैं, खुद आप अपने आप पे रियासत मदीना का लेबल लगा रहे हैं, और उसके बाद आप इस्लामाबाद में गैर जरूरी तौर पर जहां पर हिंदू कम्युनिटी नहीं है वहां पर सरकारी खर्चे से रियासत मदीना के मॉडल के पास जो भी बजट है उसके जरिए से एक मंदिर बना रहे हैं। देने वालों को सोचना चाहिए। जो आप बात करें, आप करतारपुरा था, वहां पर पहले से बिल्डिंग थी, आप उसको जितना मर्जी रेनोवेट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। आपने कहा कि मजहबी टूरिज्म, यहाँ पे बहुत पुराने मजहबी जो हैं वो है इबादतगाहें हैं, आप उनके लिए फंड्स दे दें, उनको बेहतर कर दें, ठीक है। लेकिन एक इस्लामिक स्टेट जिस तरह से लामा बनी साहब कह रहे हैं, मेरे नज़दीक मैं अगर रियासत मदीना का मॉडल देखूं, खिलाफत राशिदा का मॉडल देखूं, किसी इस्लामी स्टेट में इस तरह से बुतों की को इस तरह रियासती सरपरस्ती में तामीर एक और चीज है और हिफाजत उनकी करना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इनको आप अलग रखें, इनको आप इनमें गड़बड़ ना करें, ये डिफरेंट चीजें हैं। इस्लाम ये जरूर कहता है कि जो उनकी मजहबी मुकामात हैं, अच्छा, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो खुद मजहबी मुकामात उनके क्रिएट करती जाए, बनाती जाए। हाँ, अगर थी तो आप, अगर जमीन थी तो आप उनसे कहते कि ठीक है भाई बना लो, वहां पर खुद जाके बना लो वहां पर बनाना चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्टेट खुद वहां पर मंदिर बनाए।